जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मंथली करंट अफेयर सेशन सीरीज का पांचवा सेशन, आखिरी सेशन। अक्टूबर मंथ के ये सेशन सीरीज है। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं सेशन में। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें हम आज बैंकिंग न्यूज, अपॉइंटमेंट्स, ऑबिचरीज, इंपॉर्टेंट डेज, ये जो मिसलेनियस न्यूज है सारी कवर करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। इसके अलावा आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा ऑल यूट्यूब करंट अफेयर पीडीएफ्स 2024 की इंक्लूडेड, जिसमें जनवरी टू दिसंबर 2024 की सारी पीडीएफ्स रहेंगी। बेशक वो डेली पीडीएफ्स हों, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स, वीकली, मंथली, 6 मंथ और ईयरली पीडीएफ जो है यहां पर आपको मिलेंगी। वैलिडिटी है 1 साल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर महीने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं इसी के बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। 200+ क्वेश्चंस, 12 ई बुक्स जो है आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर मंथली करंट अफेयर पीडीएफ कंसोलिडेटेड, पीडीएफ इंग्लिश, ये भी आपको मिलेगी। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, करंट अफेयर रफ्तार एनुअल सब्सक्रिप्शन, करंट अफेयर हेडलाइंस, 4 ई बुक्स हैं जिसमें मेन हेडलाइंस कवर की जाएंगी। तो ये टॉपिक्स है जैसा कि हम डिस्कस करते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट डेज, ऑब्ituary, स्टेट न्यूज, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, ये सारी इस तरीके की आपकी हेडिंग्स रहेंगी जिसमें मेन हेडलाइंस हैं। इसके अलावा पीडीएफ बैंक, पीडीएफ ऑफ ऑल द यूट्यूब वीडियोस यहां पर ऐड की गई हैं। 2000+ पीडीएफ हैं जो यूट्यूब पर आपके फ्री सेशंस होते हैं, उनकी पीडीएफ को ऐड किया गया है। वैलिडिटी है 1 साल के लिए। चलिए, तो सबसे पहले आता है बैंकिंग न्यूज में। फेडरल बैंक जो है ने ज्वाइन हैंड्स विद द भाषिनी टू बूस्ट चैटबॉट फेडी। नाम है चैटबॉट, मतलब एआई चैटबॉट है। उसमें वर्नाकुलर लैंग्वेजेस मतलब इंडियन लैंग्वेजेस में सपोर्ट दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, द आइडिया इज वेरी क्लियर कि कोई भी कस्टमर आए तो वो अपनी भाषा में भी उसको चैटबॉट अवेलेबल हो। अभी तक जो जो भी चैटबॉट है वो मेनली आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलते हैं। सो इनेबल वर्नाकुलर लैंग्वेज सपोर्ट इन इट्स एआई वर्चुअल असिस्टेंट, जिसका नाम है फेडी। ठीक है, तो ये एक खासकर भारत के कंटेक्स्ट में हम देखें, जिसमें बहुत सारी अलग अलग भाषाएं हैं, उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी कहा जाता है कि बैंकिंग सर्विसेज हर व्यक्ति तक पहुंचे, उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो ये रिजल्ट है आरबीआई का इनोवेशन हब लोकल लैंग्वेज इनिशिएटिव है, जो आरबीआई के द्वारा उसी के तहत ये किया जा रहा है। ठीक है जी। चलिए, फेडी इज नाउ अवेलेबल, एबल टू रिस्पॉन्ड टू यूजर क्वेरीज इन 14 डिफरेंट लैंग्वेजेस। और फेडरल बैंक इज वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? केरल में है। और 1931 में ये जो है इसकी शुरुआत हुई थी एज अ त्रवणकोर फेडरल बैंक। ठीक है जी। उसके बाद जो है 1947 में जो है इसका नाम फेडरल बैंक कर दिया गया। नेक्स्ट आपका थर्ड एडिशन ऑफ कौटिल्य इकोनॉमिक कनक्लेव हुआ दिल्ली में, जिसका जो थीम था वो था इंडियन एरा। देखिए, इसमें बहुत क्लियरली ये चीज बात की गई कि फ्यूचर हम कैसे देखते हैं। भारत जो चाहता है कि 2047 तक हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी बने, तो उसके लिए क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ेंगी। तो यहां पर जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी भी ने भी पार्टिसिपेट किया। थीम था इंडियन एरा। 150 नेशनल इंटरनेशनल एकेडमिशियंस इसमें पार्टिसिपेट किया, पॉलिसी मेकर्स, टू डिस्कस सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज कन्फ्रंटिंग द इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमीज ऑफ ग्लोबल साउथ। ठीक है जी। और जैसे मैंने आपको बताया कि द आइडिया इज वेरी क्लियर कि हमें 2047 तक का जो हमारा टारगेट है वो कैसे अचीव करेंगे। उसमें ग्रीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी, ट्रेड रिफॉर्म, उसको कैसे हम उसका एजेंडा सेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस की। इंडियन एरा मतलब नाम से क्लियर है कि फ्यूचर में हम इंडियन एरा देखना चाहते हैं। नेक्स्ट आपका आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं। तो थोड़ा सा पहले ये समझ लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी होती है उसका काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जानकारी देना। मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई को लेकर रहती है इकोनॉमी में। अब ये मनी सप्लाई को कैसे रेगुलेट करते हैं, मतलब कुल मिला के इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई है, कितना जो है मनी सप्लाई के बहुत सारे कह लीजिए क्राइटेरियाज है। जब हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं M0, M1, M2, M3, M4। ठीक है, अभी मैं इस इतना टेक्निकल नहीं जा रहा हूं। द आइडिया इज टू हाउ टू कैलकुलेट द मॉनेटरी सप्लाई, इसके भी बहुत सारे क्राइटेरियाज है। मॉनेटरी पॉलिसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। देखो, रेपो रेट को सिंपल भाषा में इस तरीके से समझ सकते हो कि किस ब्याज दर पर
आरबीआई जो है वो पैसा देता है किसको? बैंक्स को। ठीक है, और बैंक्स को क्या करना पड़ता है? इसके बदले में एक कोलेटरल रखना पड़ता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में एक कोलेटरल रखना पड़ता है। अब ये जो रेपो रेट होता है, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है रीपर्चेज एग्रीमेंट। अब इसमें जो है बैंक्स अगर मान लीजिए ज्यादा जो ब्याज दर पर आरबीआई पैसा देगा, तो फर्दर बैंक उससे ज्यादा, देखो बैंक का मार्जिन कहां पर है? बैंक ने 6.5% पे आरबीआई से पैसा लिया। अब ये 10% पे जो है फॉर एग्जांपल 10.5% पे लोन दे रहा है लोगों को। तो एक बीच में ये जो 4% है, ये बैंक का मार्जिन है। बैंक ने अपने एम्प्लॉयज की सैलरी है, खर्चा है, बहुत सारी चीजें निकालनी है। अब अगर ये रेपो रेट 4.5% हो जाएगा, तो ये लोन जो है बैंक ने अपना कैलकुलेट कर रखा है कि भाई मेरा इतने में मार्जिन में निकल जाएगा। ठीक है, अगर ये 4.5% हो जाएगा तो 8.5% हो जाएगा। तो ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो आरबीआई का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ना, खासकर मॉनेटरी पॉलिसी के केस में, वो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, इन्फ्लेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो है इन्फ्लेशन का भी टारगेट रखा गया है 4.5%, और यह कहा गया है कि जो ग्रोथ रेट का टारगेट है दैट इज 7.2%। और जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है, यूपीआई ट्रांजैक्शन आपका 123, ठीक है जी, यूपीआई 123 पे इसमें जो है ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ा दिया गया है 10,000 तक। अब ये क्या है यूपीआई 123? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था इन्हीं मंथली करंट अफेयर सेशन सीरीज में। दोबारा से बता देता हूं, यूपीआई 123 पे है आपका, जिसमें फीचर फोन्स, जो स्मार्टफोन नहीं है जिसके पास, वो भी ट्रांजैक्शन कर सकता है। ठीक है, जिसके पास वो कीपैड वाला फोन है, वो भी जो है। अब इसका मकसद क्या है? खासकर दूर दराज के इलाकों में, गांव देहात के इलाकों में जो है, लोग यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर सके, डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर सके। ठीक है जी। और इसके अलावा यूपीआई लाइट वॉलेट है। ठीक है जी, यूपीआई लाइट वॉलेट है। इसमें जो है ट्रांजैक्शन 5,000 तक जो है की जा सकते हैं। तो छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस को अलाउ किया गया, इसके लिमिट को बढ़ाया गया है। तो ये कुछ अनाउंसमेंट्स की गई हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, और इसका मकसद होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, इन्फ्लेशन और ग्रोथ रेट में एक बैलेंसिंग एक्ट करना, कि ये नहीं होना चाहिए कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा भाग रहा है, तो वो सीधा सीधा जो खासकर हम कहेंगे लो पॉवर्टी लाइन है, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है और मिडिल इनकम ग्रुप है, उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो ये है कुल मिला के मोटा मोटा आइडिया जो है मैंने आपको दे दिया है। और आगे चलते हैं अब। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 3 एक्सटर्नल मेंबर्स, ठीक है, 6 मेंबर कमेटी होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। नेक्स्ट आपका आईएफसी ने एक्सटेंड किया है 500 मिलियन का लोन टू एक्सिस बैंक टू फंड ग्रीन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। ठीक है जी, नाम से क्लियर है ग्रीन प्रोजेक्ट। तो आईएफसी क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। देखिए, जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ये है वर्ल्ड बैंक का पार्ट। तो वो वर्ल्ड बैंक की जब हम बात करते हैं ना, तो वर्ल्ड बैंक में ना 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं, 5 इंस्टीट्यूशंस। इसमें जैसे कि एक इंस्टीट्यूशन आता है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डेवलपमेंट, आईएफसी आता है, मीगा आता है, बहुत सारे हैं। द आइडिया इज सिंपल कि ये जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ये प्राइवेट कंपनीज को फाइनेंस करता है। ठीक है, ये प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट बैंक्स को, विच इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड फोकसेस ऑन प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग। सो इसका मकसद है ब्लू फाइनेंस मार्केट को पैसा दिया जाएगा। एक्सिस बैंक को ये दिया गया है $500 मिलियन की, कह लीजिए एक तरीके से फंडिंग, इंक्रीजिंग फंडिंग फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। आईएफसी फर्स्ट ब्लू इन्वेस्टमेंट इन इंडिया जो है होने जाएगी ये। अब ये क्या है? ये इंटरेस्टिंग है। ये ब्लू लोन्स क्या है? सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है आपका। देखो, ब्लू लोन्स हैं जो कि वाटर और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में फंडिंग करेंगे। पानी है ब्लू ब्लू, या ब्लू है पानी पानी, तो उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है जी। सो एक्सिस बैंक एस्टेब्लिश हुआ था 1993 में, ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे 1994 में, हेडक्वार्टर्स कहां पर है? मुंबई में है। ओके, स्नूपिंग स्कैंडल। इटली में ये स्कैंडल के बारे में काफी चर्चा हो रही है। वहां की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन पर काफी ज्यादा आरोप लगाए गए। ये क्या है स्नूपिंग स्कैंडल? इटली का जो बिगेस्ट बैंक है बांका इंटेसिया सन पौलो, ठीक है, नाम से ज्यादा क्या हुआ है वो समझते हैं। इस बैंक में जो है, इस बैंक के थ्रू या यहाँ के ऑफिशियल्स के थ्रू ये कहा जा रहा है कि वहां की रूलिंग पार्टी ने वहां के जो टॉप बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनकी डिटेल्स को फाइंड आउट किया।
मतलब वो कहां खर्चा कर रहे हैं, कहां से उनको पैसा आ रहा है, ठीक है। स्पाइड ऑन देम ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्राइवेट अकाउंट्स बिलोंग टू द पॉलिटिशियंस, बिजनेस पीपल, सेलिब्रिटीज, एथलेटिक्स, वायलेटिंग प्राइवेसी लॉस, और सीधा सीधा नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज है, उसको लेकर उनको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म सहना पड़ रहा है। मतलब उनपे काफी ज्यादा एलिगेशंस इस बात को लेकर लग रहे हैं। जो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की गई है वो सेंसिटिव है, जिसमें कि कैश विड्रॉल्स कहां पर किए, कहां ऑनलाइन उनकी कह लीजिए पेमेंट सी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री थी, वो सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं, ठीक है। तो इसको लेकर वहां के प्रधानमंत्री पर अटैक हो रहा है। नेक्स्ट आपका, हाउ इंडिया स्टेट्स कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल जीडीपी इन 2024। इंडिया इज, कहा जा रहा है कि 29 या 30 तक जो है हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे। अभी पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है नॉमिनल टर्म्स में। परचेजिंग पावर पैरिटी की टर्म्स में, परचेजिंग पावर पैरिटी की टर्म्स में ऑलरेडी इंडिया तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोजेक्शंस जो है S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस इंडिकेट ने किया है कि इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है वो लगभग डबल हो जाएगी 2030-31 तक, एक्सीडिंग $7 ट्रिलियन। इसके अलावा ये हमने डिस्कस किया। अब यहां पर एक डाटा, बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा सामने आया है कि 4 राज्य, भारत के 4 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये 4 राज्य जो है मिलकर, जहां पर लगभग अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे तो 24-25% पॉपुलेशन, बट 38% ऑफ इंडिया जीडीपी, ठीक है। ये 4 राज्य जो हैं लगभग 38%, मोटा मोटा 40% समझ लो। तो ये 4 राज्य जो हैं इतनी बड़ा कह लीजिए इंडिया की जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं। India is likely to see real GDP growth at 7.2% for the financial year 24-25, ऐसा डाटा दिया है आरबीआई ने। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, उन्होंने ये बात कही है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट रहेगी और आगे भी हम इसी लेवल पे ग्रो करने वाले हैं। सीपीआई जो इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इन्फ्लेशन है, वो रहने वाला है 4.5%। देखो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स में सिंपल सा एक डिफरेंस ये है, सिंपल सा डिफरेंस ये है कि कंज्यूमर हो गया हम आपके लेवल पर, हमारे और आपके लेवल पर, कंज्यूमर के लेवल पर क्या इन्फ्लेशन है। होलसेल हो गया जो होलसेल की दुकान है उस लेवल पर क्या इन्फ्लेशन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर आता है कि जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो हम उसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की बात करते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स में सिर्फ गुड्स की बात करते हैं। Okay, India to grow at 6.8% in financial year 25, 6.6% in financial year 26, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने कहा। मतलब ये डाटा देखो अलग अलग, जैसे आरबीआई भी देता है और बहुत सारे बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये डाटा देते हैं कि इंडिया की ग्रोथ क्या रहेगी। ये एस्टिमेट है, मतलब ये कोई एज सच वो नहीं है कि इतनी ही रहेगी। ये एस्टिमेट्स को इंडिया ने कई बार बीट भी किया है, ठीक है। तो ये एक डाटा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कह लीजिए, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा ये जो है एक एस्टिमेट दिया गया है। पेटीएम रिसीव्स एनपीसीआई अप्रूवल टू ऑनबोर्ड न्यू यूपीआई यूजर्स। ये काफी बड़ी न्यूज थी उस समय पर, ये हमने अगेन करंट अफेयर सेशन में डिस्कस भी किया था कि पेटीएम को जो है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया पेटीएम टू ऑनबोर्ड न्यू यूपीआई यूजर्स, क्योंकि इन पर ही पहले आरोप लगा था कि जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं, नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी जो गाइडलाइंस है इसको ये फुलफिल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फर्जी अकाउंट्स हैं। ये सारी चीजों को रोकने के लिए इनको, मतलब इनको पहले नोटिस दिया गया, अगर इन्होंने नहीं उसको पूरा फुलफिल किया तो इस तरीके का एक वो डिस्प्यूट रहा, इस पे एलिगेशंस रहा। अब फाइनली इन्होंने वो सारी चीजें ठीक कर ली हैं और अब जो है इनको कहा गया है कि आप नए यूजर्स को ऑनबोर्ड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये अप्रूवल सिग्निफिकेंट है, स्पेशली आफ्टर आरबीआई इम्पोज लिमिट्स ऑन पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड फॉर यूपीआई यूजर ऑनबोर्डिंग। अब ये थर्ड जो बैंक्स है, थर्ड पार्टी, जैसे कि एसबीआई है, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, यस बैंक को यूज कर सकते हैं टू फैसिलिटेट यूपीआई ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो ये है आपका पेटीएम। नेक्स्ट आपका एसबीआई ने जो है एक क्रेडिट कार्ड लेकर आए हैं सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर, जिसका नाम है क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड, और फर्स्ट को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड होगा भारत में। अगेन द आइडिया इज क्लियर कि एक भारत का बैंक एक एयरलाइंस, फॉरेन की एयरलाइंस के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका नाबार्ड ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे 2021-22, इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा थी, काफी न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया।
देखिए इसमें ये डाटा दिया गया कि 2016-17 से 21-22 लगभग 5 सालों में जो रूरल एवरेज मंथली इनकम है वो 57% बढ़ी। ठीक है, तो जो सरकार कहीं ना कहीं ये बताना चाह रही है कि रूरल इनकम जो है बढ़ रही है, 57% बढ़ी। अब इसमें डाटा देख लेते हैं। सो एवरेज जो मंथली इनकम थी वो 8,000, लगभग 8,000 रुपए से बढ़कर 12,000 लगभग 700 रुपए हो चुकी है। ठीक है, ये डाटा दिया गया और इसमें कहा गया कि जो सीएजीआर मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो लगभग 9.5% है। ठीक है, तो मतलब हर साल लगभग 9.5% से रूरल इनकम, एवरेज रूरल इनकम बढ़ रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 66% हाउस होल्ड्स ने कहा कि उनकी सेविंग्स हो रही है। पहले 50% हाउस होल्ड जैसे थे जो सेविंग्स कर पा रहे थे, अब 66% जो है सेविंग्स कर पा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा कि फाइनेंशियल सेविंग्स ऑल्सो सॉ अ राइज, जिसमें हाउस होल्ड की सेविंग जो है वो 13,000 पे हो रही है, पहले लगभग 9,000 रुपए थी। ठीक है जी, तो ये एक कुछ डाटा दिया गया है। इसके अलावा प्रोपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड विद आउटस्टैंडिंग डेट इंक्रीज फ्रॉम 47% टू 52%, तो ये भी एक विषय है। और इंक्रीज इन इंश्योरेंस कवरेज, ये इंश्योरेंस कवर जो है काफी ज्यादा बड़ा है, जो कि 25% था 2016-17 में, वो 80% हो गया। अगर आप देखेंगे बैंक अकाउंट्स में दो कह लीजिए इंश्योरेंस, जिसमें 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, तो इसमें जो है एक बहुत नॉमिनल सा अमाउंट कटता है और 2 लाख का इंश्योरेंस सबको मिलेगा, तो वो जो है कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है। नेक्स्ट आपका बैंक ऑफ बड़ौदा प्रपोजेस टू सेल ओमान ऑपरेशंस टू बैंक दोफार। ठीक है जी, अब बहुत ही सीधा सीधा क्लियर फंडा ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो प्रॉफिटेबली उस ब्रांच को रन नहीं कर पा रहा, सो दे वांट टू फोकस ऑन सर्टेन थिंग्स, तो उन्होंने एज अ पार्ट ऑफ रैशनलाइजेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस, ये जो पर्टिकुलर ऑपरेशंस हैं वो एक वहां के जो कह लीजिए बैंक है उसको सेल करती है। ठीक है, सो रीऑर्गेनाइजिंग अ बैंक्स ओवरसीज ऑपरेशंस टू इंप्रूव एफिशिएंसी। तो सीधा सीधा देखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी इस पर्टिकुलर एरिया में डिसीजन ले रहे हैं कि हाँ जी, जो ऑपरेशंस नहीं अच्छे चल रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री में, उसको क्लोज करके जहां पर आपके ऑपरेशंस अच्छे चल रहे हैं वहां पर फोकस किया जाए। चलिए, तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में कुछ जानकारी। नेक्स्ट आपका न्यू यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट्स, वैसे हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। यूपीआई 123 पे और यूपीआई लाइट टू इनकरेज वाइडर अडॉप्शन। सो ये जो है आपका यूपीआई 123 पे में 5,000 से लेकर 10,000 रुपया कर दिया गया है ट्रांजैक्शन, और यूपीआई लाइट में 1,000 रुपए से जो है, सो फ्रॉम द करंट कैप ऑफ 500 टू 1,000। So it's a service that allows users to make UPI payment using a feature phone without internet connection or smartphone. और ये जो है स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस को करता है अलाउ विदाउट यूजिंग द यूपीआई पिन। तो यहां पर जो यूपीआई लाइट की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 500 रुपए से पर ट्रांजैक्शन जो है 1,000 रुपए। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन आप मैक्सिमम 1,000 रुपए की कर सकेंगे विदाउट यूजिंग द पिन, और ओवरऑल जो ट्रांजैक्शन है वो 5,000 तक कर पाएंगे। मतलब ऐसे समझ लो कि 5,000 की ट्रांजैक्शन आप एक महीने में कर सकते हैं। ओके, यूपीआई जो है 2016 में लॉन्च हुआ था, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसमें कि अलग अलग ई वॉलेट से आप पैसा पेमेंट कर सकते हैं विद अ सिंगल क्यूआर कोड। ठीक है, और दुनिया के अलग अलग देशों ने इसको अपनाया है। ठीक है, Google and Muthoot Finance partner to offer gold-backed loans by Google Pay. So according to Google India MD Roma Datta, उन्होंने कहा कि 11% of the world's gold भारत में है। ठीक है जी, और गोल्ड बैक्ड सिक्योर्ड लोन्स जो हैं इन कोलैबोरेशन विद मुथूट फाइनेंस, ये जो है दोनों ने मिलकर कोलैबोरेट किया है। विस्तारा एयरक्राफ्ट जो है टू ऑपरेट अंडर द न्यू कोड AI2। सो AI2 इज एयर इंडिया। ठीक है, तो अब ऑफिशियली जो है विस्तारा को एयर इंडिया के साथ मर्ज कर लिया गया। वेंचर बिटवीन टाटा ग्रुप एंड सिंगापुर एयरलाइंस सेट टू मर्ज विद एयर इंडिया ऑन नवंबर 11 एज अ पार्ट ऑफ टाटा कंसोलिडेटिंग देयर एयरलाइन बिजनेस। तो दो दो अलग अलग एयरलाइंस चलाने का कोई मकसद नहीं है, जब व्हेन दे हैव लाइक टू एयरलाइंस टू मर्ज और फोकस किया जा सके। नेक्स्ट आपका हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ज्वाइन इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन। सो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज पार्ट ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप, सो इलेक्टेड एज ए न्यू मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन।
प्रोमिनेंट प्रोड्यूसर है कॉपर और एल्यूमिनियम का, जो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज है। सीईओ ऑफ हिंडाल्को कॉपर बिजनेस रोहित पाठक, और ये 1958 में शुरुआत हुई थी इसकी। नेक्स्ट आपका अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आने जा रहे हैं, जस्टिस संजीव खन्ना एज द सक्सेसर। और जस्टिस संजीव खन्ना होंगे 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली में इनकी प्रैक्टिस रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में इनको एलिवेट किया गया था, बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट जज बनते हैं, और अब जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं। लगभग 6 महीने का इनका टेन्योर रहेगा। इनके पिताजी जो हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे हैं, और इनके जो अंकल हैं, या कह लीजिए जो बड़े पापा या ताया जी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, जस्टिस एच आर खन्ना। बहुत फेमस जज रहे हैं वो। और इसके अलावा जो है, अगर हम जस्टिस संजीव खन्ना की बात करें तो वो एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के, और बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स में वो बांट रहे हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और देन आपका स्ट्राइकिंग डाउन द 2018 इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। नेक्स्ट आपका अजीत विनायक गुप्ते अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर टू जर्मनी। जर्मनी जो कि यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जर्मनी ने अभी रिसेंटली, मैंने आपको इंटरनेशनल अफेयर्स में डिस्कस भी किया था, कि एक स्पेसिफिकली इंडिया को लेकर जो है एक पेपर रिलीज किया, जो कि उनका इंटेंशन बताता है कि इंडिया के साथ रिलेशंस वो आगे ले जाना चाहते हैं। तो उस कंटेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपका संजीव कुमार सिंगला हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू फ्रांस, और ये जो है फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। फ्रांस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट आपका डॉक्टर नीना मल्होत्रा अपॉइंटेड एम्बेसडर टू स्वीडन। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ठीक है जी। 1992 बैच की आईएफएस ऑफिसर हैं, अभी ओएसडी थी फॉरेन मिनिस्ट्री में, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में, अभी इनको एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। ठीक है जी। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है, लाइज टू द साउथ वेस्ट ऑफ फिनलैंड। यहां पर आप देख सकते हैं नॉर्वे, स्वीडन, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम। डायरेक्टर जनरल बने हैं प्रमेश शिवमणि, सो एलिवेटेड टू द रैंक ऑफ, जो इससे पहले इनको एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनाया गया था सितंबर 2022 में, अब डायरेक्टर जनरल बनाया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड का। इससे पहले जो डायरेक्टर जनरल थे उनका देहांत हो गया सर्विस में रहते हुए ड्यू टू हार्ट अटैक, डायरेक्टर जनरल राकेश पाल। इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर हम बात करें, 1978 में स्टैब्लिश किया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के तहत, और ये जो है ऑपरेट होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत। ये इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इंडियन नेवी मेनली कह लीजिए एक्सटर्नल डिफेंस की बात करती है, जो आपका कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज में पेट्रोलिंग करना, स्मगलिंग को रोकना, ये मूलतः जो है काम है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का। ओके, नेक्स्ट आपका आरती सरीन। सो वाइस एडमिरल आरती सरीन वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। बहुत बड़ी बात है ये। शी इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू टेक ओवर एज द हेड ऑफ ट्राई सर्विसेज आर्म्ड फोर्सेस। मतलब तीनों सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो मेडिकल सर्विसेज हैं उसकी हेड बनाई गई हैं। तो आप देख सकते हैं डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। तो आर्म्ड फोर्सेस में किस तरीके की पॉलिसी रहेगी, ठीक है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडिकल पॉलिसी मैटर्स, जो भी आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड हैं उनको जो है ये देखेंगी। पहली महिला ऑफिसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अगली न्यूज भी इसी से रिलेटेड है। सर्जन वाइस एडमिरल कविता साय एज्यूम्स डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज नेवी। तो ये एक इंटरेस्टिंग, मतलब कह लीजिए एक टाइम पीरियड है जिसमें ट्राई सर्विसेज को हेड कर रही हैं वाइस एडमिरल आरती सरीन, जो डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज आर्मी को हेड कर रही हैं लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, और सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय जो हैं वो हेड कर रही हैं डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज नेवी। तो आर्मी, नेवी में वुमेन ऑफिसर्स हैं, ट्राई सर्विसेज मेडिकल सर्विसेज की जो हेड हैं आर्म्ड फोर्सेस की, वो भी एक महिला है। तो ये एक बड़ा कह लीजिए संजोग है कि 3 महिलाएं जो हैं इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बैठी हुई हैं, ठीक है, लिटरली हेड कर रही हैं अपने अपने डिपार्टमेंट्स को। ओके, नेक्स्ट आपका एयर मार्शल एसपी धारकर अपॉइंटेड एयरफोर्स नेक्स्ट वाइस चीफ। सो ही सक्सीड्स एयर चीफ मार्शल
Amarpreet Singh, who became the chief of air staff on 30th September. So first director general of the Defense Space Agency. ठीक है जी, तो यहाँ पर एयर मार्शल एसपी धारकर उनको बनाया गया है वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ या एयर कह लीजिए एयरफोर्स। नेक्स्ट आपका अजय सिंह अपॉइंटेड एज अ न्यू डीजीपी ऑफ झारखंड आफ्टर इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्स रिमूवल ऑफ एक्टिंग डीजीपी अनुराग गुप्ता। इलेक्शंस हैं झारखंड में, तो यहां पर जो है उनको हटाकर बनाया गया है अजय सिंह को डीजीपी। ठीक है जी, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो उस समय पर इलेक्शन कमीशन का काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। नेक्स्ट आपका मनोज कुमार दुबे अपॉइंटेड एज सीएमडी ऑफ IRFC लिमिटेड, दैट इज इंडियन रेलवेज फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ने जो है अपॉइंट किया है सीईओ चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर 5 इयर्स। ठीक है जी, एक शेड्यूल्ड ए मिनी रत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, सेटअप हुई थी दिसंबर 1986 में। नेक्स्ट आपका एल सत्या श्रीनिवास अपॉइंटेड सीईओ ऑफ जेम पोर्टल, ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में। जेम पोर्टल देखिए है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स परचेज करते हैं, ठीक है, जैसे पहले क्या होता था, परचेज करने के लिए एक ऑर्डर जो है परचेज ऑर्डर निकाला जाता था, लोकल मार्केट से खरीदा जाता था, अब वो सारी चीजें बंद करके एक पोर्टल बना दिया गया है ताकि बहुत सारा कह लीजिए करप्शन और बहुत सारी जो लीकेज ऑफ फंड्स होती थी उसको ना हो, और एक एक पोर्टल हो, उस पोर्टल के थ्रू ही सारा सामान खरीदा जाएगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा। अगर मान लीजिए उस पोर्टल पर नहीं है तो प्रॉपर एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि जी हाँ इस पोर्टल पे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है इस स्पेसिफिकेशन वाला, तो हम जाकर जो है मार्केट से खरीद रहे हैं, तो उसका पूरा प्रोसेस है। टू अवॉइड, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी तरीके का जो करप्शन की बात होती थी उसको कंट्रोल करने के लिए पोर्टल बनाया गया था, जेम पोर्टल। ठीक है जी, इट वाज लॉन्च्ड इन अगस्त 9 2016 फॉर द ऑनलाइन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट आपका भारती एयरटेल अनाउंसेस शाश्वत शर्मा एज द न्यू सीईओ। सो शाश्वत शर्मा करंट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एज एमडी एंड सीईओ ऑफ टेलको बनाया गया है इनको सीईओ। चलिए नेक्स्ट आपका आकाश त्रिपाठी गिवन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एमडी सीईओ of Digital India Corporation. So currently serving as the president and CEO of National E-Governance Division. ठीक है जी। अब है उदय जिंदल, जिंदल स्टेनलेस स्टील एमडी, वो नए प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के। ठीक है जी, तो यहां पर इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो कि एक नेशनल बिजनेस एसोसिएशन है, उन्होंने अनाउंस किया है अपॉइंटमेंट ऑफ अभय उदय जिंदल, जो कि लाइक जिंदल स्टेनलेस स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एज अ न्यू प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट आपका पेंशन रेगुलेटर PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपॉइंट किया है चित्रा जयसिम्हा को एज ए चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड नेशनल पेंशन सिस्टम। ये नेशनल पेंशन सिस्टम ही है जो अब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के फंड को कह लीजिए इन्वेस्ट करता है और रेगुलेट करता है, देखता है, उसको मैनेज करता है। ठीक है जी, सो शी हैज बीन सर्विंग इन द एनपीएस ट्रस्ट बोर्ड एज अ ट्रस्टी सिंस दिसंबर 2020। अब इनको जो है उसका चेयरपर्सन बनाया गया है। सो वॉलेंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट जिसमें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है और जो है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है। अब इसकी जगह क्या आ चुका है, यूपीएस आ चुका है, जिसमें एक एश्योर्ड 50% पेंशन मिलेगा, बट वो है वॉलेंट्री ही, मतलब उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का ही कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। इसके बारे में भी हमने काफी डिटेल में चर्चा की थी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपका विपिन कुमार एज्यूम्स रोल एज अ चेयरपर्सन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और ये आपका ऑब्वियसली जब हम स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, सो दैट मींस इट हैज बीन कंस्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और 1 अप्रैल 1995 को ये एग्जिस्टेंस में आया, मर्जिंग द अर्स्टवाइल नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको मर्ज करके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया गया। इसका मकसद जो है इंडिया में बहुत सारे एयरपोर्ट्स को मैनेज करना है, उसकी रखरखाव देखभाल करना है, और बहुत सारे एयरपोर्ट्स को प्राइवेट कंपनीज को दे दिया गया है फॉर द मैनेजमेंट, बट बहुत सारे एयरपोर्ट्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही जो है मैनेज कर रहा है। विजय किशोर रहातकर अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, क्योंकि नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन अगेन एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। 1992 में एक्ट पास हुआ था और
जो है विजय किशोर हाथकर को बनाया गया है। इससे पहले जो है वो चेयरपर्सन रही महाराष्ट्र स्टेट कमीशन की, ठीक है, 5 साल तक वो वहां की चेयरपर्सन रही और वहां पर उन्होंने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए, जैसे कि सक्षम, सपोर्ट फॉर एसिड अटैक सर्वाइवर्स, प्रज्वला, सो लिंकिंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सोहिता 24/7 हेल्पलाइन सर्विस फॉर द वुमेन। तो ये कुछ उनके द्वारा इनिशिएटिव्स लिए गए थे। अब उनको नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का चेयरपर्सन बनाया गया है, सो शी विल बी द 9th चेयरपर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक्ट 1990 फाइनली जो कमीशन कंस्टिट्यूट हुआ था वो 1992 में हुआ था विद मिसेस जयंती पटनायक एज द चेयरपर्सन। ठीक है जी, 3 साल का इनका टेन्योर रहता है। नेक्स्ट आपका विक्रम देव दत्त अज्यूम्स चार्ज एज द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल। इससे पहले वो डायरेक्टर जनरल थे, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, और अब जो है उनको सेक्रेटरी बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल का। आईएएस राजेश कुमार सिंह अपॉइंटेड एज द डिफेंस सेक्रेटरी। ठीक है जी, डिफेंस सेक्रेटरी बनाया गया है। इससे पहले वो सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अनंत नाथ री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। सो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जर्नलिस्ट की, स्पेशली द एडिटर्स। और ये जो अनंतनाथ हैं, ये एडिटर हैं द कारवा, और ये जो है इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है। मकसद अगेन रेगुलेट करना है जो एडिटर्स हैं। एडिटर की एक कह लीजिए संस्था है, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। दीपक अग्रवाल अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नाफेड। सो नाफेड क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये एस्टेब्लिश किया गया था गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर 1958। काफी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है नाफेड। ओके, नेक्स्ट आपका सुप्रीम कोर्ट अलाउज जस्टिस जयंत नाथ टू कंटिन्यू एज डीईआरसी चेयरपर्सन। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं उनका टेन्योर जो है एक्सटेंड कंटिन्यू रखा गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के ये जज रहे हैं। ठीक है जी, जस्टिस जयंत नाथ। गवर्नमेंट ग्रांट्स सेकंड 1 ईयर एक्सटेंशन टू आरबीआई डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव। ठीक है जी, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। ठीक है, आरबीआई में आपको 4 डिप्टी गवर्नर्स मिलते हैं एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। यहां पर 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव को। ठीक है जी, सो एम राजेश्वर राव, माइकल देवव्रत पात्रा, स्वामीनाथन जे, टी रवि शंकर। पीके गुप्ता अपॉइंटेड रीअपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है जी, और यहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ पीके गुप्ता एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। जो है वो अभी रिटायर हुए हैं एमडी ऑफ एसबीआई। ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसका हेडक्वार्टर वाराणसी में स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये इनकॉर्पोरेट हुआ था बहुत रिसेंटली 2016 में। ठीक है, एफएसआईबी फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन बोर्ड। देखो, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं सरकारी, उनके जो हेड हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं एफएसआईबी के द्वारा, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन बोर्ड। रिकमेंडेड द नेम ऑफ अशोक चंद्र फॉर द एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, जो कि काफी बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, कंट्रीज सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। और ही इज करेंटली सर्विंग एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट कैनरा बैंक। जो आपका जो अशोक चंद्रा हैं विल रिप्लेस द अतुल कुमार गोयल। नेक्स्ट आपका पार्था प्रतिम सेनगुप्ता टू लीड बंधन बैंक एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ बंधन बैंक, सो फ्रॉम नवंबर 1। ठीक है जी, सो जो चंद्रशेखर घोष थे फाउंडिंग एमडी एंड सीईओ, वो रिटायर्ड हो गए हैं। अब जो है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रतन कुमार केश टुक ऑन द रोल ऑफ इंटरिम हेड। ठीक है, अब बनाया गया है पीपी सेनगुप्ता को बंधन बैंक। देखो, ये सारे ना नए बैंक्स हैं। ये आरबीआई की जो पॉलिसी है कि हमें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को, स्मॉल फाइनेंस बैंक को, पेमेंट बैंक्स को बढ़ावा देना है ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंश्योर की जा सके। दैट वाज द आइडिया। ओके, अमिताभ चौधरी रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक बाय द आरबीआई। ठीक है जी, सो 3 और सालों के लिए जो है इनको बना दिया गया है एक्सिस बैंक का एमडी एंड सीईओ। एंड अब इसका हेडक्वार्टर कहां पर एक्सिस बैंक का? मुंबई में। मोस्ट ऑफ द बैंक्स का हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। बीओबी कार्ड लिमिटेड सब्सिडियरी ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा हैज अपॉइंटेड क्रिकेटर श्रियंका पाटिल एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, तो फाउंडेड बाय द महाराजा ऑफ बड़ौदा।
और ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्रिकेटर है श्रियंका पाटिल, उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, यू कैन सी दिस। इंडियन बॉर्न पैम कौर अपॉइंटेड फर्स्ट फीमेल सीएफओ ऑफ एचएसबीसी अगेन। मैंने कई बार डिस्कस किया है कि भारतीय महिलाएं या मूल रूप से जो भारतीय हैं, ठीक है, दो दे मे नॉट बी द इंडियन सिटीजन्स, मूल रूप से भारतीय कोई राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो एचएसबीसी मेड हिस्ट्री एज इट नेम्ड इंडियन ओरिजिन पैम कौर एज द its chief financial officer. She is the will be the first woman to occupy that role in the bank's 160-year-old history. और Hong Kong and Shanghai Bank Banking Corporation Limited ब्रिटिश मल्टीनेशनल बैंक है जो कि स्टैब्लिश किया गया था हांगकांग में 1865 में। इन्होंने अपनी पहली ब्रांच इंडिया में खोली, ठीक है, कोलकाता में 1867 में। और 59 में इन्होंने मर्केंटाइल बैंक को एक्वायर किया, ठीक है। ग्लोबल हेडक्वार्टर्स लंदन में है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडिया ऑपरेशन हितेंद्र देव। टीवी नरेंद्र अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ वर्ल्ड स्टील। दूसरे ऐसे भारतीय हो गए हैं जो कि इस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो है जो जिंदल स्टील ग्रुप के चेयरपर्सन है सज्जन जिंदल, वो इसको लीड कर रहे थे, वर्ल्ड स्टील चेयरपर्सन थे 2021 में। अब जो है टीवी नरेंद्र होने जा रहे हैं, ठीक है, चेयरपर्सन। टाटा स्टील एमडी हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका शुभा टोले इलेक्टेड प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ आईबीआरओ, अगेन इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन जो है इंडियन वुमेन साइंटिस्ट जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में काम करती हैं। फर्स्ट साइंटिस्ट फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री जो कि अपॉइंट की गई हैं इस टॉप पोजीशन पर। सो इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये स्टैब्लिश हुआ था 1961 में, प्रमोट एंड सपोर्ट न्यूरो साइंस अराउंड द वर्ल्ड थ्रू ट्रेनिंग, एजुकेशन, रिसर्च। और ये जो है अभी डीन है ग्रेजुएट स्टडीज की एट मुंबई प्रीमियर साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट TIFR, दैट इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन माना जाता है ये। रतन टाटा जी के डेथ के बाद न्योल टाटा जो है अब नए चेयरपर्सन बन गए हैं, ठीक है जी। सो सक्सीड्स रतन टाटा एज द चेयरपर्सन ऑफ टाटा ट्रस्ट। सो अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ टाटा ग्रुप्स philanthropic arm टाटा ट्रस्ट, he will be succeeding his half brother रतन टाटा, रतन नवल टाटा। और ही इज ऑल्सो द वाइस चेयरपर्सन ऑफ टाटा स्टील एंड टाइटन। एंड देखो टाटा ट्रस्ट का मेन जो काम है वो जो एक फैमिली नहीं है। यहां पर एक ध्यान रखना कि टाटा इंडस्ट्रीज की जब हम बात करते हैं ग्रुप की, पूरे टाटा ग्रुप की, उसमें जो सबसे बड़ा शेयर होल्डिंग है वो टाटा ट्रस्ट के पास है। तो एक फैमिली के पास नहीं है, ट्रस्ट है वो। और उसका मेन काम है फर्दर बहुत सारे फिलेंथ्रोपिक काम करना, ठीक है, समाज सेवी काम करना। तो उसके जो चेयरपर्सन इनको बनाया गया है। जोमेटो को फाउंडर एंड चीफ पीपल ऑफिसर आकृति चोपड़ा स्टेप्स डाउन फ्रॉम हर पोजीशन, ठीक है जी। सो जोमेटो 2008 में शुरुआत हुई थी, गुड़गांव हरियाणा, सीईओ दीपेंद्र गोयल। रवि आहूजा टू बी द न्यू सोनी पिक्चर सीईओ, सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट सीईओ टोनी विंक्वेरा विल स्टेप डाउन फ्रॉम हिज रोल। और ये जो है सक्सीड करेंगे बाय द सीईओ रवि आहूजा अगेन अगेन, ठीक है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेशली इन द कंटेक्स्ट के लाइक इंडियन इज गोइंग टू हेड दिस, ठीक है, न्यू सोनी पिक्चर्स के सीईओ होने जा रहे हैं। जेपी मॉर्गन चेज इंडिया अपॉइंट्स प्रणव चावड़ा एज द न्यू सीईओ, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट आपका बीसीसीआई ने अपॉइंट किया है न्यू एंटी करप्शन यूनिट चीफ, जो कि पहले आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हेड कर चुके हैं रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर शरद कुमार। अब जो है वो बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट को हेड करने जा रहे हैं, 3 साल का उनका टेन्योर होगा। आदिश आर वाली पहले इंडियन मेंबर हैं ऑफ लंदन यूथ काउंसिल। और पहली बार ऐसा हुआ है कि लंदन में मतलब जो है पार्लियामेंट में वहां पे कन्नड़ में स्पीच दी गई है, ठीक है। तो ये उस तरीके से भी इंपॉर्टेंट है। ओके, दिया मिर्जा अपॉइंटेड एज द ज्यूरी फॉर ऑल्ट इन्वायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल। सो नाम से क्लियर है, फिल्म फेस्टिवल, इन्वायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल है। ऑल लिविंग थिंग्स, सो ऑल्ट मतलब ऑल लिविंग थिंग्स, जिसमें 72 फिल्म्स, 72 फिल्में दिखाई जाएंगी। और आइडिया इज वेरी क्लियर, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर, ठीक है जी। इन्वायरमेंटल इश्यूज सच एज क्लाइमेट चेंज, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और फेस्टिवल के डायरेक्टर हैं कुणाल खन्ना। वहां पे जो है इनको एज अ ज्यूरी बनाया गया, अपॉइंट किया गया। अजय जडेजा डिक्लेयर्ड हायर टू द जामनगर रॉयल थ्रोन, ये काफी ज्यादा चर्चा में था।
यहाँ पर शाल्य सिंह जडेजा ने जो है अपने नेफ्यू को और फॉर्मर क्रिकेटर अजय जडेजा उनको जो है अपना उत्तराधिकारी चुना है। ये जो हैं जो अजय जडेजा हैं वो बेटे हैं दौलत सिंह जी, हु वाज 3 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द जामनगर लोकसभा सीट। ठीक है, तो ये जो है एक रॉयल फैमिली से आते हैं और अब जो है वहां के उत्तराधिकारी बन गए हैं। नेक्स्ट आपका रश्मिका मंदाना गेट्स अपॉइंटेड एज द नेशनल एम्बेसडर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सो नेशनल एम्बेसडर ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको I4C, जो कि आपका आता है गृह मंत्रालय के तहत। अब रश्मिका मंदाना इनको क्यों चुना गया है, क्योंकि इनकी भी एक डीप फेक वीडियो बनी थी, काफी ज्यादा वायरल हुई थी, काफी ज्यादा उसका क्रिटिसिज्म भी हुआ कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। ये एक सेलिब्रिटी हैं तो सबको पता है कि ये उनकी वीडियो नहीं है या वो सामने आके बोल सकते हैं, बट बहुत सारे कह लीजिए भारत में ऐसी अगर मान लीजिए छोटे छोटे शहरों में, गांव में इस तरीके की वीडियोस बनेंगी तो वो कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं उस लड़की की लाइफ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके के साइबर क्राइम्स ना हो, उसको लेकर जो है इनको नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इनकी जो है इस अवेयरनेस को लेकर कई सारी वीडियोस भी सामने आई। ठीक है जी, कि लोगों को जागरूक करना कि इसका जो है क्या प्रोसेस होगा, कैसे अगर मान लीजिए इस तरीके का कोई अटैक ना हो, पहली बात तो अगर हो रहा है तो साइबर अटैक, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट आपका जेएनयू प्रोफेसर मजहार आसिफ, उनको अपॉइंट किया गया है वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, एंड द पोस्ट हैज बीन लाइंग वेकेंट सिंस नवंबर लास्ट ईयर। तो अब जो है इनको वाइस चांसलर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट आपका बुक्स, ठीक है जी, बुक है द न्यू बुक वॉर। यहाँ पर देख लीजिए, मतलब लिटरली जो पॉलिटिशियंस के बीच में इसका नाम दिया गया वॉर। ठीक है, और वेटरन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बॉब वुडवर्ड, सो ये जो है उन्होंने कहा कि किस तरीके से डायनामिक्स चल रही हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो कि जीत गए हैं इलेक्शंस, और एक तरफ जो है जो बाइडेन, कमला हैरिस, जो जनरली लेफ्ट विंग को, और एक तरफ राइट विंग है। दुनिया भर में ये एक चर्चा चल रही है, एक पावर टसल चल रहा है। तो उसको लेकर जो है इस बुक में बातचीत की गई है। और दूसरी तरफ रशिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनका अपना एक स्टैंड है। सो वॉर इज वुडवर्ड्स फोर्थ बुक फोकस्ड ऑन डोनाल्ड ट्रंप सिंस द फॉर्मर प्रेसिडेंट्स राइज टू पावर इन 2016। उनके जो पिछली किताबें हैं वर्क्स, फियर, रेज एंड पेरिल। A book titled Mountain Mammals of the World by M.K. Ranjit Singh, Penguin Random House के द्वारा ये पब्लिश की गई है। He is an IAS officer and he has worked on India's Wildlife Protection Act 1972 और वो चेयरपर्सन रहे हैं वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, रीजनल कोऑर्डिनेटर ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो ये आप देख सकते हैं, तो यहां पर उन्होंने माउंटेन मैमल्स की बात करी है। गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, विलियम डैरलम्पल के द्वारा ये किताब लिखी गई है। अब इसमें इन्होंने कहा है कि जैसे कि गणेश, भगवान गणेश जो हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि जो एलिफेंट हेड वाज फिक्स्ड टू अ ह्यूमन बॉडी, ये इस चीज को बताता है। ये इसमें कह रहे हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी जो है इंडिया में, एंशिएंट इंडिया में एग्जिस्ट करती थी, और एंशिएंट इंडिया ने जो अपना प्रभाव छोड़ा है, ठीक है, प्राचीन भारत ने, वो किसी पर हमला करके नहीं किया है। ठीक है, और इंडिया जो है वो एक केंद्र बिंदु था अंतरराष्ट्रीय ट्रेड और कॉमर्स का, ठीक है, व्यापार का। और इंडिया ने जो है अपना कॉन्केस्ट, मिलिट्री कॉन्केस्ट नहीं किया, रादर अपने आइडियाज से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो ये कह लीजिए इंडिया के बारे में बहुत पॉजिटिव चीजें इसमें लिखी गई हैं। साक्षी मलिक्स मेमोर विटनेस, सो पब्लिश्ड बाय जगरनॉट बुक्स, को ऑथर बाय जोनाथन सेल्वाराज। इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर हैं और पहली महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता, भारतीय महिला हैं जिन्होंने मेडल जीता रेसलिंग में, विनिंग अ ब्रॉन्ज इन वुमेन्स 58 केजी कैटेगरी 2016 रियो ओलंपिक्स, और ब्रॉन्ज जीता उन्होंने 2013 कॉमनवेल्थ गेम्स में। नेक्स्ट है ऑबिचुरीज, जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है जिनका देहांत हुआ है। तो सबसे पहले है रतन नवल टाटा, पद्म विभूषण जो है इनको दिया गया। ठीक है, 1937 में इनका जन्म हुआ। इन्होंने अपना करियर शुरुआत की टाटा स्टील। पहले ये कहा जा रहा था कि ये विदेश में, यूएस में सेटल हो गए थे, अपनी पढ़ाई करने गए थे इनका, फिर इनको जो है कुछ फैमिली रीजंस की वजह से वापस आना पड़ा। देन ही स्टार्टेड हिज करियर इन द
इन द टाटा ग्रुप, ठीक है, टुक ओवर एज द टाटा सन फ्रॉम जीआईटी टाटा। ये इन्होंने करा 1991 में। अब ये कहा जाता है कि 1991 में जब इन्होंने लाइक टाटा ग्रुप को हेड करना शुरू किया और 2012 तक का जो समय था, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड ने में जो है टाटा ग्रुप को एक ट्रूली ग्लोबल एम्पायर बनाया। टाटा अ ग्लोबल ब्रांड, इंस्ट्रूमेंटल इन एक्विजिशन ऑफ टाटा टेटले, आप आज के समय पर जो चाय देखते हैं, जगुआर, लैंड रोवर, कोरस, कंसेप्चुलाइज टाटा नैनो, जो इंडियन कार्स, इंडिका कार्स, जो इंडिका, टाटा इंडिका आप देखते हैं। उसके अलावा जो है पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण जो है इनको अवार्ड मिला हुआ है। लीडिंग फिलेंथ्रोपिस्ट, 65% ऑफ हिज शेयर्स इन्वेस्टेड इन द चैरिटेबल ट्रस्ट। इसके अलावा प्लेस्ड 1500 करोड़ टू फाइट द कोविड-19। तो सबसे खास इनके बारे में जो लोग याद रखते हैं कि इनके फिलेंथ्रोपिक वर्क्स। सो ये हमेशा कहा भी जाता है टाटा ग्रुप के बारे में कि टाटा ग्रुप जो है वो बिजनेस की जगह वो अपने आप को इंडस्ट्रियलिस्ट कहता है कि हम इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पर वो बाद में बहुत बड़ा चंक जो है वो सोसाइटी में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, सो ये है रतन टाटा जी के बारे में। आगे चलते हैं। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ऑनररी सिटीजन अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, ऑनररी नाइट, ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, क्वीन एलिजाबेथ टू। तो ये इनको कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए गए हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आपका जस्टिस के एस पुट्टास्वामी, डेडिकेटेड चैंपियन ऑफ प्राइवेसी राइट्स इन इंडिया पासेस अवे। पुट्टास्वामी जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप लाइक एग्जाम में पॉलिटी है सिलेबस में, जो कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में है, तो पुट्टास्वामी जजमेंट 2017 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी जो है वो अब आपका एक इंप्लाइड फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो राइट टू लाइफ है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है राइट टू प्राइवेसी। तो जस्टिस के एस पुट्टास्वामी का काफी बड़ा रोल रहा है। 2012 में इन्होंने केस किया था सुप्रीम कोर्ट में, ये हाई कोर्ट के जज रहे हैं। ठीक है जी, सो ही वाज अ लीड पिटिशनर, एपेक्स कोर्ट जाते हैं और जो है वो इस लड़ाई को लड़ते हैं, और ये मतलब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है जी, इज अ इंप्लाइड फंडामेंटल राइट। सो चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आधार स्कीम एज बीइंग वायलेटिव ऑफ प्राइवेसी राइट। ठीक है, तो 9 जज बेंच जो है ये डिसीजन देती है और यूनानिमस डिसीजन देती है, मतलब सब लोग कहते हैं कि जी बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि राइट टू प्राइवेसी इज अ इंप्लाइड फंडामेंटल राइट। चलिए नेक्स्ट आपका पासिंग ऑफ पी वेणुगोपाल, पायनियर इन कार्डियक सर्जरी। ये आप मान के चलिए कि इंडिया में पहली जो हार्ट ट्रांसप्लांट है इंडिया का वो इन्होंने किया, और उसके बाद 50,000 से ज्यादा हार्ट सर्जरीज इन्होंने की हैं। ये एम्स के डायरेक्टर रहे हैं, दिल्ली में जो एम्स है उसके डायरेक्टर रहे हैं। पायनियर ऑफ कार्डियक सर्जरी, पद्म भूषण इनको मिला था 1998 में। प्राइम मिनिस्टर मोदी कंडोल्स द डिमाइज ऑफ पद्मश्री अवार्डी ऑर्गेनिक फार्मर पपामल। ठीक है जी, 109 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत फेमस मानी जाती है और उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया 2021 में, ये अवार्ड मिला था इनको। डिमाइज ऑफ रिनोन डांसर एंड कल्चरल आइकन कनक राजू। ठीक है जी, सो गुसाडी फोक डांस जो कि आपको मिलता है तेलंगाना वाले रीजन में। सो राजगौंड ट्राइब कनका राजू पॉपुलराइज द रिदमिक डांस ऑफ गुसाडी, पद्मश्री अवार्ड दिया गया था इनको 2021 में। ठीक है जी, सो तेलंगाना में एक फोक डांस है एंड इसको इन्होंने बेसिकली रिवाइव किया। गौंज दीपावली इज द बिगेस्ट फेस्टिवल फॉर राजगौंड व्हेन द गुसाडी डांस इज परफॉर्म्ड। नेक्स्ट आपका रिनोन्ड फिजिसिस्ट एंड जेंडर इक्विटी प्रोपोनेंट रोहिणी गौडबोले, पास्ड अवे एट 71, पद्मश्री रेसिपिएंट है 2019 में। अगेन इनकी जो रिपोर्ट थी जिसमें इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी एक्सेस ऑफ इंडियन वुमेन टू करियर्स इन साइंस, कि कहीं ना कहीं भारतीय महिलाओं के लिए जो साइंस एज अ करियर है वो में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में इन्होंने मतलब उस बात को आगे उठाया, जैसे कि issues that Indian women faced while pursuing science in the college and as a career. Popular radio news anchor M. Ramachandran passes away. So, former news anchor of All India Radio, one of the most identified voices in the Malayalam radio industry. Well-known Marathi actor Atul Parchure, known for his comic roles. ये definitely आपने इनको अलग-अलग movies में देखा होगा, इनका काफी कम उम्र में देहांत हुआ है। डिमाइज ऑफ बीपीएल ग्रुप फाउंडर टीपी गोपालन नाम्बियार। ठीक है जी, अगेन सो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बीपीएल, सो पहले बहुत चलते थे, अगर आपने बीपीएल के
जो है प्रोडक्ट्स देखे हों। सो ही इज द फादर इन लॉ ऑफ बीजेपी लीडर और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, जो भी आईटी मिनिस्टर थे राजीव चंद्रशेखर, उनके जो है ये फादर इन लॉ भी रहे। सीनियर बीजेपी लीडर एंड सिटिंग एमएलए फ्रॉम नागरोटा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी इन जम्मू और कश्मीर, देवेंद्र सिंह राणा, उनका देहांत हो गया। ये जो हैं, जो यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके जो है छोटे भाई हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट डेज को जैसे मैं हमेशा डिस्कस करता हूं कि कुछ एक स्टोरी को पकड़ते हैं, उस स्टोरी से कई सारे जो है हम डेज को याद करने की कोशिश करते हैं। देखो, पहला 1 अक्टूबर जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, तो नाम से पहले तो क्लियर है कि ओल्डर पर्सन के लिए, ठीक है, सीनियर सिटीजन के लिए है। अच्छा, अब जो है, अब जो सीनियर सिटीजन है, रिटायर हो चुके हैं, आराम से बैठ के अपना चाय कॉफी इंजॉय कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल कॉफी डे हो गया। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें ये समझ आया कि वेजिटेरियन खाना खाएंगे हम अब, ठीक है, किसी को भी किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, ठीक है। उसके बाद जो है वो, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा उम्रदराज हो जाता है और उसको समझ आती है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं पड़ा, नॉन वायलेंस की वो बात करते हैं, ठीक है, तो सीनियर सिटीजन जो है नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि नॉन वायलेंस सिर्फ इंसानों के प्रति नहीं, वाइल्ड लाइफ के प्रति भी, ठीक है, नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक, ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो सीनियर सिटीजन हैं जो बैठ के चाय पी रहे हैं और अपना ज्ञान जो जो भी उन्होंने लाइफ में सीखा है वो शेयर कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना है, नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक उनको प्रोटेक्ट करना है, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, ठीक है, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे उसी से आगे रिलेटेड हो गया, ठीक है। उन्होंने कहा कि अपने काम पे फोकस करो और आसमान को छुओ, आसमान की बुलंदियों को छुओ। लोग चांद पे पहुंच रहे हैं, मार्स पे जाने की बात कर रहे हैं, जुपिटर पे जाने की बात कर रहे हैं, तो वो जो है आप अपना फोकस रखो, ठीक है। स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है जी। तो 4 से 10 अक्टूबर, आई होप ये कहानी बन रही है, ठीक है, और चीजें याद हो जाएंगी उसी से रिलेशन में। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड टीचर्स डे, ठीक है। अब इंडिया में 5 सितंबर को बनाया जाता है, उसके सही 1 महीने बाद वर्ल्ड टीचर्स डे होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो ये कह रहे हैं कि भाई आप अच्छे वक्ता बने, अच्छे टीचर्स बने, अपना जो ज्ञान है, अपनी जो नॉलेज है वो शेयर करें, अपनी विजडम शेयर करें। ओके, पर सीनियर सिटीजन्स के साथ एक चैलेंज भी रहता है कि सेरेब्रल पैल्सी, ठीक है, सो यूनिकली सीपी, बेसिकली ये जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर रहता है, तो सीनियर सिटीजन्स के साथ को जो है इससे बचाना बहुत जरूरी है, सेरेब्रल पाल्सी से, ताकि अवेयरनेस हो, ताकि वो जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको इससे बचाया जा सके। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड कॉटन डे, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई कॉटन ही पहनेंगे, ज्यादा कंफर्टेबल होता है, कोई भी और आर्टिफिशियल क्लोथ नहीं पहनना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से इट इज रिलेटेड विद दिस ऑल्सो, वाइल्ड लाइफ वीक ऑल्सो, ठीक है। वर्ल्ड हैबिटेट डे, अगेन रिलेटेड विद वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ और एनिमल वेलफेयर। सो इंगेजिंग यूथ टू क्रिएट अ बेटर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, या अर्बन फ्यूचर। सो वर्ल्ड हैबिटेट डे फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को होता है। वर्ल्ड पोस्टल डे, वो अभी भी चिट्ठियां लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें चिट्ठियां लिखना बहुत पसंद है, ठीक है, हमें ये मेल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये ज्यादा समझ नहीं आ रही है, हमें वो चिट्ठियां लिखना ज्यादा अच्छा लगता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ठीक है, जो इसी पे फोकस भी कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, अपनी बातों को लिखो, शेयर करो, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी बातों को अपने पास रखते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मेंटल इश्यूज हो रहे हैं। इट इज टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ इन द वर्क प्लेस। अगेन इसके बाद आपका वर्ल्ड पोस्टल डे है, तो एक दिन बाद ही आपका नेशनल पोस्टल डे है, ठीक है। कनेक्टिंग इंडिया, द रोल ऑफ पोस्टल सर्विसेज, नेशन बिल्डिंग। ओके, अब सीनियर सिटीजन के साथ एक और सेरेब्रल पाल्सी की बात की, और दूसरी चीज साइट, ठीक है, जो बेटर आईज, सो चिल्ड्रन लव योर आईज, वो बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चों अपनी आईज को प्रोटेक्ट करो, उसको प्यार करो, ताकि किसी भी तरीके की आपका आईसाइट लॉस ना हो। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ठीक है जी। सो गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर, ये भी संदेश दे रहे हैं कि गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट, ठीक है, कि बॉय चाइल्ड जो का बहुत ज्यादा फोकस है भारत में, तो उससे बाहर आने की जरूरत है, उसके बारे में वो भी अपना जो है ज्ञान शेयर कर रहे हैं। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट बर्ड्स, ठीक है, तो माइग्रेटरी बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना, जो लाइक सर्दियों में साइबेरिया से इंडिया में आ रहे हैं,
ठीक है, तो क्रेन, बहुत सारे जो कह लीजिए बर्ड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, माइग्रेटरी बर्ड्स को। सो इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, सो एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर रेजिलिएंट फ्यूचर। ठीक है, तो डिजास्टर को कैसे रोका जा सकता है फ्यूचर में। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे, ठीक है जी, नो वन शुड फेस ब्रेस्ट कैंसर अलोन। जब हम गर्ल चाइल्ड की बात कर रहे हैं यहां पर, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको जो है जानकारी दी जाए, खासकर जब अडोलेसेंट एज में है, यंग एज से जो है उनको ये जानकारी दी जाए तो कि कैसे जो है इसको देखना है और कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे इसको जो है प्रिवेंट किया जा सकता है ब्रेस्ट कैंसर को। वर्ल्ड स्टैंडर्ड से शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, स्पॉटलाइट ऑन SDG, एंड देन ग्लोबल हैंड वॉशिंग। ठीक है, सब बच्चों को ज्ञान दिया जा रहा है कि हाथ धो उसके बाद ही खाना खाओ। ठीक है, वर्ल्ड व्हाइट केन डे। व्हाइट केन जो होता है वो होता है आपका टूल जो कि यूज किया जाता है जो नेत्रहीन है, ब्लाइंड है, उनके द्वारा, ठीक है, टू नेविगेट देयर सराउंडिंग्स। तो आपने देखा होगा कि एक जो फोल्ड हो जाता है व्हाइट केन, और जब उसको खोला जाता है तो एज अ बेसिकली स्टिक की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, और अब ग्लोबल हैंड वॉशिंग के बाद आपका अगले दिन ही क्या है, वर्ल्ड फूड डे। भाई हाथ धोगे तभी खाना मिलेगा, ठीक है, हाथ धोगे तभी खाना मिलेगा। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे, सो वर्क फोर्स वेलबींग, ठीक है जी, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। वर्ल्ड स्पाइन डे, तो ये बहुत सिमिलर आपका मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो गया। ठीक है, मतलब क्या था ना कि इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये इसमें दम नहीं है, ठीक है, ये सो चुका है, ठीक है, तो उस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, बच्चों को फिर ये बताया जा रहा है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खाने का सम्मान करें, ठीक है, खाने का सम्मान करें और कोशिश करें कि हमें जो खाना बचे वो किसी की थाली में जाए और पॉवर्टी को इरेडिकेट करे। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, ठीक है जी, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको पॉवर्टी को खत्म करना है तो आज के समय पर डाटा अवेलेबल है, तो कहां पर फूड की रिक्वायरमेंट है, कहां पर इनकम अपॉर्चुनिटीज की रिक्वायरमेंट है, जॉब की रिक्वायरमेंट है, उस डाटा को स्टडी करके नई जॉब्स को क्रिएट करें। नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे, ठीक है जी, पुलिस कमेमोरेशन डे नाम से क्लियर है, ठीक है जी, पुलिस को कमेमोरेट करने के लिए अब पुलिस वाली थीम को पकड़ेंगे हम। ठीक है, इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे, जो कह लीजिए हकलाते हैं, तो उनके प्रति संवेदना रखना, ठीक है जी, और सो द पावर ऑफ लिसनिंग, ठीक है, सो उनकी बात को भी सुनना, ठीक है, कई बार बहुत लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। सो इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे, तो ये पुलिस जो है इंश्योर कर रही है कि कोई भी किसी भी तरीके से उनके साथ भेदभाव ना हो। वर्ल्ड पोलियो डे, ठीक है जी, वर्ल्ड पोलियो डे अगेन इंश्योर करना दूर दराज के इलाकों में भी लोग जो है पोलियो को की ड्रॉप्स को ले। यूनाइटेड नेशंस डे, ठीक है जी, 24 अक्टूबर, क्योंकि इसी दिन यूनाइटेड नेशंस का की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, तो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है आपका वर्ल्ड इंफॉर्मेशन डे। बहुत सारे डेज हैं, आई नो, थोड़ा सा अगर आप ट्रिक से याद रखोगे तो कहीं ना कहीं याद रहेगा। ओके, अब वर्ल्ड, जब हम यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे हैं तो यूनाइटेड नेशंस का मेन मकसद क्या है कि दुनिया भर में शांति स्थापित हो। दो बहुत बार क्रिटिसिज्म किया जाता है यूनाइटेड नेशंस का कि शांति स्थापना दिख नहीं रही, बट फिर भी मेन उनका मोटो यही है। सो डिसआर्मामेंट वीक 2024, ठीक है, ग्लोबल मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक, पूरी दुनिया में जो मीडिया है वो खुल के अपनी बात कर सके, इंफॉर्मेशन का फ्री फ्लो हो, ठीक है, लोगों को जो है उससे जानकारी मिले, दैट वाज द आइडिया। सो वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, ठीक है, 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल एनिमेशन डे, ठीक है, एनिमेशन डे, और उसके बाद है 29 अक्टूबर को आयुर्वेद डे, पूरी दुनिया में आयुर्वेद को कैसे लेके जाया जाए। आयुर्वेद से जो है आप कह सकते हैं, ठीक है, वर्ल्ड स्ट्रोक डे, ऐसी बीमारियों को रोका जा सकता है। ग्रेटर देन स्ट्रोक एक्टिव चैलेंज, देन आपका सॉरी एसिस डे, इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट, उसी से रिलेटेड आपका देखो 29 अक्टूबर को ही है सर, आयुर्वेद से ये सारी चीजें आप ठीक कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से ऐसे याद रख सकते हो। सो वर्ल्ड सेविंग्स डे, ठीक है, अगर आप आयुर्वेद रूट कॉज पे जा रहे हो तो बीमारियां आपकी जड़ से खत्म होगी, और आपकी जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हेल्थ पे कहा जाता है वो भी बचेगा, तो इससे रिलेट कर सकते हैं, सेविंग्स होंगी बेसिकली आपकी। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे, क्योंकि
सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका जन्म दिवस है। उसके दिन जो है हम मनाते हैं नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस। तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट डेज। आई नो बहुत सारे फैक्ट्स हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। आखिरी के 2 जो सेशंस रहते हैं उनमें भर भर के फैक्ट्स रहते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है। इन सेशंस को एक ही तरीका है कि आप 2-3 बार पढ़ें और कुछ ना कुछ चीजों को रिलेट करें। एक प्रॉब्लम ये आता है कि अगर बहुत ज्यादा ट्रिक्स बनाएंगे तो बहुत ज्यादा ट्रिक्स हैं, ठीक है, हर चीज में ट्रिक है, बट हाँ उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए, उसका बेस समझने की कोशिश कीजिए कि कोई चीज क्यों हो रही है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले महीने फिर मिलेंगे हम इसी मंथली करंट अफेयर सेशन सीरीज को लेकर, जिसमें हम 5 सेशंस को डिस्कस करेंगे, पूरे महीने के वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।